नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश मेहरा जी के क्लासेस की तरफ से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज इस YouTube चैनल पर हम एक नए टॉपिक का आगाज़ कर रहे हैं जिसका आप काफ़ी बेसब्री से इंतज़ार भी कर रहे थे और कुछ समस्याओं के कारण, हालांकि समस्याएं तो क्या थी, आपके इस टॉपिक को और ज़्यादा धार दे रहा था मैं, और इसी धार को देते समय, इसी चमक को देते समय, इस टॉपिक को पैनापन देते समय ये वक्त लगा। तो इसके लिए मैं आपसे माफ़ी भी मांगता हूँ, लेकिन देर सवेर हमने ये टॉपिक उठा लिया है। हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं महिला व बाल अपराध। महिला व बाल अपराध, ये जो आपका टॉपिक है ये राजस्थान कांस्टेबल से संबंधित है। लेकिन यहाँ आपको एक बात मैं बता देना चाहूँगा कि इसमें जो भी बातें आएगी, ध्यान रखें, ये आपके हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। बस हुआ यही है कि राजस्थान कांस्टेबल का जो सिलेबस है उसमें ये एक लाइन दे दी, लेकिन वास्तव में ये हर सिलेबस में है। रेलवे में भी इस टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं, एसएससी में भी आए हुए हैं। अभी मैं जब आपको कराऊंगा तब आपको अपने आप पता लग जाएगा, उसमें भी आए हुए हैं। तो इस टॉपिक को सभी बच्चे करें। ऐसा नहीं है कि जो कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं वो करें, ये ध्यान रखना, ये गलत रास्ता हो जाएगा। और इस टॉपिक को करने के लिए जो हमने महत्वपूर्ण जो भी कंटेंट शामिल किया है, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है वो ये है, हमने इसको करंट से रिलेट किया है। जिससे वर्तमान में जो भी महिलाओं के संबंध में कानून बने या जिनमें थोड़ा बहुत जो भी बदलाव आया, उन बदलाव को लेकर आए हैं। और मान के चलना यहीं से क्वेश्चन उठेंगे। ये मैं क्यों कह रहा हूं कि यहीं से क्वेश्चन उठेंगे? ये मैं इस कारण से कह रहा हूं क्योंकि मैं जो भी यहां पर बताऊंगा वो आपके पिछले एग्जाम में आए हुए हैं। अब आप कहोगे कि सर ये तो टॉपिक अभी जुड़ा है, पिछले एग्जाम में कैसे आ सकते हैं ये? यही मैंने आपको कहा कि रेलवे, एसएससी इन एग्जाम में आ चुके हैं, आईएएस, आरएएस इन एग्जाम में ये पहले आ चुके हैं। बस आपको एक टैग दे दिया, एक लाइन दे दी। तो ध्यान रखें, इसको सभी बच्चे करें। महिलाओं के संबंध में क्या राष्ट्रीय महिला आयोग पर क्वेश्चन नहीं आया हुआ? क्या राजस्थान के संबंध में राज्य महिला आयोग पर क्वेश्चन नहीं आया हुआ? क्या निर्भया कांड के बारे में क्वेश्चन नहीं आया हुआ? क्या गर्भपात के संबंध में कानून नहीं आया हुआ? क्या ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया कि बाल अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? क्या ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? नहीं पूछा गया तो बता दीजिए। ये सारा मैंने आपके सामने सर्च करके मैंने आपको बताया है। तो इस कारण से एक बात ये ध्यान रखना, इस टॉपिक को ये ना समझे कि ये राजस्थान कांस्टेबल का टॉपिक है। ये टॉपिक हर एग्जाम से रिलेटेड है। तो ये मैंने आपको क्लियर कर दिया है। महिला और बाल अपराध के संबंध में हम कुछ बातें अपराधों के संबंध में करेंगे जो आपके कांस्टेबल से संबंधित ज़्यादा रिलेटेड होगी। वो मैं आपको अपने आप बता दूंगा। उसी तरीके से आपने इसको तैयारी करनी है। कुछ धाराएं हैं जो आपने याद रखनी है, और उन धाराओं की तर्ज पर ही आगे किस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे उसी को हम आधार बनाएंगे। तो सबसे पहले हेडिंग डाल दीजिए, महिला व बाल अपराध। महिला व बाल अपराध। अब वास्तव में देखा जाए तो हमारे सामने ये दो टॉपिक उभर कर सामने आते हैं, एक महिला के संबंध में, एक बाल अपराध। हालांकि ये जो अपराध हैं कुछ हद तक मिलते जुलते ही हैं, लेकिन हम इनको अलग अलग लेके चलेंगे। जैसे सबसे पहले यदि मैं आपसे बात कहूं, हमारे सामने एक शब्द है अपराध। इसको आप कह सकते हो क्राइम। कानूनन में भी इसका उल्लेख है, संविधान में भी इनका उल्लेख है। ये आपको समय समय पर उपलब्ध होते जाएंगे। लेकिन मेरा यहाँ जो मूल कारण है आपको बताने का,
वो ये है कि मैं ये आपको बताना चाहूंगा, ये जो अपराध है ये होते क्यों हैं, रीजन क्या है, होते क्यों हैं। हम बहुत सारे लिस्ट बना देते हैं कारणों की, तो उन कारणों की लिस्ट में से मूल बात क्या है उसी का हमने अध्ययन करना है। जैसे मैं आपसे कहूं कि अपराध क्यों होते हैं समाज में, वास्तव में यदि मैं आपसे कहूं तो इसका जो मूल कारण है यह है जनसंख्या में वृद्धि। मूल कारण यह है जनसंख्या में वृद्धि। हालांकि जनसंख्या में वृद्धि फायदेमंद भी होती है। यह फायदेमंद तब होती है जब संसाधन मेल करते हो। तो जो जनसंख्या में वृद्धि है वो अपराधों का मूल कारण है। यदि हम इसको नियंत्रित कर दें तो हम ये कह सकते हैं कि हम अपराधों पर लगाम कस सकते हैं। अब मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये जनसंख्या में वृद्धि अपराध को जन्म कैसे देती है। तो जनसंख्या में वृद्धि अपराध को जन्म इसलिए देती है, आप देखिए, यदि जनसंख्या अधिक होगी, जनसंख्या अधिक है और संसाधन कम है, रिसोर्सेज कम है। भारत के संदर्भ में आप इसे देख सकते हो, भारत के संदर्भ में आप इसे देख सकते हो। भारत में क्या है, जनसंख्या ज्यादा है, संसाधन कम है, रिसोर्सेज कम है। तो इससे क्या पैदा होगी, इससे पैदा होगी बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट। इसका परिणाम क्या निकलेगा, बेरोजगारी। अब जो व्यक्ति बेरोजगार है, जिसके पास रोजगार नहीं है, तो उससे क्या परिणाम निकलेगा। एक तो इस बेरोजगारी से पोषण प्रभावित होगा, पोषण प्रभावित होगा। पोषण कैसे प्रभावित हुआ, ऑब्वियसली बात है, यदि हम रोजगार में नहीं होंगे तो हमारे खाने पीने का स्तर निचला होगा, और खाने पीने का स्तर यदि निचला होगा तो हमारे शरीर को नुकसान होगा, और शरीर को यदि नुकसान होगा तो ऑब्वियसली बात है, यदि हमारे शरीर को कोई नुकसान पहुंचाएगा तो हम क्राइम का रास्ता अपना सकते हैं। ऐसी कई घटनाएं आप देख भी चुके हो। क्लियर। दूसरी बात, बेरोजगारी से क्या प्रभाव पड़ेगा, जैसे आप अपने आप देख लीजिए, जैसे कोई व्यक्ति बेरोजगार है, सामाजिक जीवन की बात करें, सामान्य सामाजिक जीवन की बात करें, प्रैक्टिकली बात करें, तो क्या बेरोजगार व्यक्ति की शादी में परेशानी नहीं आती, उसके विवाह में दिक्कतें नहीं आती। आप खुद बताइए, जो बेरोजगार होगा उसके विवाह में समस्याएं आएगी। तो एक विवाह में समस्या आती है। अब देखिए, विवाह में जब समस्या आती है तो वह कुंठा का शिकार हो जाता है, फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाता है। तो इस कारण से वो अपराध का रास्ता अपना सकता है। क्लियर। यहां मैं सकता शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, हालांकि कई नहीं अपनाते हैं। सिंपल सी बात, ऐसा नहीं है कि जिसके विवाह में समस्या आ गई वो कन्फर्म है कि वो कि लैंगिक भेदभाव करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। क्लियर। आइए, और क्या हो सकता है, सम्मान में कमी। अब इसको आप अपने पर लागू करके देखिए। जैसे हम रोजगार हमारे पास नहीं मिला। रोजगार हमें क्यों नहीं मिला, क्योंकि जनसंख्या बहुत ज़्यादा हो गई थी, एक सीट पर बहुत ज़्यादा कैंडिडेट बैठते थे, रिसोर्सेज कम थे, इस कारण से हमें रोजगार नहीं मिला। रोजगार नहीं मिला और हमारे आसपास के लोग यदि कामयाब हो गए तो हमारे सम्मान में ऑब्वियसली बात कमी हो गई होगी। और आप तो इसको बिल्कुल प्रैक्टिकली अनुभव भी कर रहे होंगे। जब सम्मान को ठेस पहुंचती है तो वही बात है, सेम यही बात लागू होती है कि यदि हम किसी व्यक्ति को गाली निकालते हैं, सम्मान को ठेस पहुंचाए ना, गाली निकालते हैं तो हम हिंसा की तरफ चले जाते हैं। तो मेरा कुछ अर्थ है आपको यह समझाने का कि अपराध क्यों होते हैं। तो जनसंख्या में वृद्धि इसका मूल कारण है। हालांकि यह अपराध करने के कारणों को जन्म देता है, लेकिन उत्पत्ति तो यहीं से हुई ना, जड़ तो यहीं से हुई। उल्टा करके देख लो आप, जनसंख्या में कमी है,
जनसंख्या में कमी है, संसाधन हमारे सामने है, तो हम रोजगार में रहेंगे। रोजगार में रहेंगे तो यदि हम रोजगार में रहेंगे तो ऑब्वियसली बात है हम बिजी रहेंगे। बिजी रहेंगे, हमारे पास पैसा भी आएगा, हमारी ज़रूरतें भी पूरी होगी, और ज़रूरतें पूरी होगी तो अब एक सामान्य जनजीवन की तरफ चल पड़ेंगे। तो मेरी बात को भावना के स्तर पर समझने का प्रयास करना। अब यदि हम अन्य कारण की बात करें तो इसका जो दूसरा कारण होता है अशिक्षा। अशिक्षा, अब देखिए, हालांकि यदि हम कहें अशिक्षा इसका कारण है तो मैं इसके पक्ष में थोड़ा सा कम हो जाता हूं। हालांकि कारण तो होता है, मैं ये नहीं कह रहा कि कारण नहीं है, लेकिन यदि हम भारत के स्तर को देखें तो वर्तमान में भारत में 73% साक्षरता है। यदि 73% साक्षरता है और एक हम छोटे सिंपल वे में समझें तो भारत में 100 में से 73 व्यक्ति साक्षर है। और हम आज़ादी के से लेकर अब तक की हम बात करें तो प्रति 10 वर्ष के अंतराल पर साक्षरता दर बढ़ती गई है। इसका मतलब शिक्षा तो बढ़ रही है, साक्षरता तो बढ़ रही है। तो इसको हम थोड़ा कम कारण मानते हैं। हालांकि यह भी एक अपराध के कारणों में शामिल हो जाता है। इसको हम इस वे से कह सकते हैं कि ये तो अशिक्षित था, ना समझ था, इस कारण से इसने ये क्राइम कर दिया। पढ़ा लिखा नहीं है, अनपढ़ है, इस कारण से ये इसने क्राइम कर दिया। ये इस वे में आप इसको समझिए। क्लियर? तीसरा जो कारण है भावना का अभाव। भावना का अभाव, इस भावना के अभाव को आप यदि देखें तो फ्रस्ट्रेशन से जोड़ सकते हो। हालांकि भारतीय परंपरा की बात करें तो भारतीय परंपरा जो है भावनाओं से भरा पूरा है। हम आज भी हमारी जो रियल सिस्टर होती है उसकी बजाय धर्म बहन जो होती है उसको ज़्यादा तवज्जो देते हैं। ये हमारा इंडियन ट्रेडिशन है। अक्सर आप देखते हो इसे। हम अपने जो माता पिता है उनका सम्मान करते हैं, ये है। हालांकि इनका स्तर गिर रहा है, मैं मानता हूं, लेकिन फिर भी इतना ज़्यादा नहीं है। तो भावना का अभाव है, ये कुछ हद तक हम अपराध के कारणों में इसको हम शामिल कर सकते हैं। तो मैंने बेसिकली आपको ये बताने का प्रयास किया है कि ये जो अपराध है ये क्यों होते हैं। हो सकता है इस पर आपसे एक विचारात्मक क्वेश्चन बन जाए कि अपराध के कारणों में शामिल नहीं है, इस तरीके से। तो इसी कारण से मैंने एक एक शब्द को आपको समझाने का प्रयास किया है, ताकि जब भी आपके सामने इस टाइप का कोई क्वेश्चन आए तो आपके दिमाग में एक चेतना उभरे और आप उस क्वेश्चन का सही जवाब दे सकें। तो एक बार आप इसे राइट डाउन कीजिए। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा महिला अपराध की। मैं एक सिनेरियो बना रहा हूँ आपके सामने, एक ड्राफ्ट बना रहा हूँ कि आपने कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी है, किस तरीके की बातें ध्यान रखनी है, आपने इस टॉपिक को कैसे बांटना है। एक तो महिला अपराध व सजा, महिला अपराध व सजा। ये जो महिला अपराध और सजा है ये आपके राजस्थान कांस्टेबल से संबंधित ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रेलवे एसएससी में इस टाइप के क्वेश्चन नहीं बनते। तो आप ये कह सकते हो कि इस टॉपिक को, महिला अपराध व सजा को, जो राजस्थान कांस्टेबल के बच्चे हैं वो थोड़े ज़्यादा ध्यान दें। हालांकि और भी पढ़ें, अच्छी बात है, लेकिन वो ज़्यादा ध्यान दें। इस संबंध के जो क्वेश्चन हैं अन्य एग्जाम में मैंने नहीं देखे हैं, ये नीट एंड क्लियर बात है। लेकिन जैसे हम बात करें कि महिलाओं के अधिकार, महिलाओं के जो अधिकार हैं
कौन कौन से राइट्स हैं महिलाओं के अधिकार, इसको हम करंट से जोड़कर पढ़ेंगे, वो सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। हालांकि मेरा जितना एक्सपीरियंस बोलता है उस आधार पर यदि मैं कहूं तो राजस्थान के कांस्टेबल में यहां से क्वेश्चन ज्यादा उठेंगे और करंट से कोरिलेट करेगा। और एक और क्वेश्चन उठने की उम्मीद है, वो है महिलाओं के संबंध में मंत्रालय, आयोग या कानून, एक यहां से उठेंगे। क्लियर? तो इनके भी हम चर्चा करेंगे। और एक हम इसके अंदर जोड़ के चलेंगे विविध, मिसलेनियस, विविध। ये 4 टॉपिक में हमने इसको पढ़ना है। उसके बाद हम बाल अपराध पढ़ेंगे। क्लियर? और विविध में हम जैसे सही मायने में विविध, जो हालांकि करंट इन में भी आएगा, लेकिन विविध में सही मायने में मैं आपको करंट के बारे में ही बताऊंगा, जैसे निर्भया कांड। उस स्थिति की यहां पर बात करेंगे। कोई नई बात हमारे सामने आई है, कोई हम दिवस मना रहे हैं या अन्य कोई भी बात है, वो यहां पर आएगी। ये जो तीनों टॉपिक हैं, ये वाले तीनों टॉपिक, ये आपके सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और मैंने पहले ही कहा, मेरा जो अनुभव है वो ये कहता है कि क्वेश्चन यहां से उठेगा। लेकिन आपके जो सिलेबस में जो शब्द दे रखा है राजस्थान कांस्टेबल के शब्द सिलेबस में, उस दृष्टि से देखें तो ये टॉपिक जो है ये राजस्थान कांस्टेबल के बच्चों के लिए वहां से एक क्वेश्चन उठ सकता है। हालांकि आप देख लीजिए ये 10 नंबर का है, 10 नंबर का है तो हमें 10 नंबर की स्थिति की बात करनी है हमें, क्योंकि यदि हम इनकी बात करेंगे तो ये लंबा चौड़ा इतिहास है, वहां नहीं जाना, ध्यान रखना। क्लियर? इस टॉपिक को पढ़ते समय हमारे सामने एक शब्द आएगा और वो शब्द है आईपीसी। आईपीसी मैं बार बार इस्तेमाल करूंगा। आईपीसी की धारा, इसके तहत ये सजा। क्लियर? तो इस आईपीसी को हमें समझना पड़ेगा, यहां से क्वेश्चन उठ सकता है। आईपीसी क्या होता है? आपने कई बार अखबारों में भी पढ़ा होगा कि आईपीसी की धारा, इसके तहत इसे पाबंद किया गया, इसके तहत इसे सजा दी गई। ये है आपका एग्जाम क्या बोलता है। आपका एग्जाम एक तो यहां से इस टाइप के क्वेश्चन बन जाता है कि इसका पूरा नाम क्या है। बड़ी हैरानी होती है इस शब्द में जब मैं ये कहता हूं कि बन सकता है, और लोगों को लगता है कि ये नहीं बन सकता। ऐसा नहीं होता है, ध्यान रखना। छोटी छोटी बातें जो हम छोड़ देते हैं, वास्तव में वही क्वेश्चन होता है। इसका जो पूरा नाम है ये है इंडियन पेनल कोड। अब देखिए आपसे क्या कहेगा, आईपीसी का पूरा नाम है, पूर्ण रूप है, फुल फॉर्म पूछ ली। आपसे क्या कर देगा, इंडियन पेनल काउंसिल। दूसरा कह दिया कोड, तीसरा कह दिया क्राइम। आधे तो वहीं गए। क्राइम शब्द आते हैं कि नहीं, आईपीसी की धारा क्राइम के लिए होती है, इसका मतलब सी का मतलब क्राइम लगा दो। ये गलतियां होती है। और फिर हम कहते हैं कि यार पढ़ा तो बहुत था यार, लेकिन पता नहीं क्या हो गया। पता क्या हो गया, तुम लोगों ने इसको नेग्लेक्ट किया और इस क्वेश्चन ने आपको नेग्लेक्ट कर दिया। क्लियर? ध्यान रखना। अब इसको हिंदी में हम बोलते हैं भारतीय दंड संहिता। भारतीय दंड संहिता, इसका जो गठन किया गया था 1860 में। और अब जो बात करने जा रहा हूं ये सन इंपॉर्टेंट है। किसके काल में किया था या किसने किया था? ये किया गया था लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। लॉर्ड कैनिंग के द्वारा किया गया था ये। इसके बारे में, लॉर्ड कैनिंग के बारे में आप जानते हो, एक बहुत ही सदाबहार क्वेश्चन आता है कि 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। और इसका जो उद्देश्य है आईपीसी का, ये क्यों बनाया गया? अपराध के लिए सजा निर्धारित करना। अपराध के लिए सजा निर्धारित करना इसका उद्देश्य है। तो ये आईपीसी ये होती है। 1860 में इसका गठन हुआ था लॉर्ड कैनिंग के काल में। इंडियन पेनल कोड इसका पूरा नाम होता है।
तो इसके बाद में मैं कुछ अपराधों की और आईपीसी की धारा की और सजा की मैं बात करूंगा। आपने केवल उन्हीं को पढ़ना है, उसके अलावा नहीं पढ़ना, ध्यान रखें। यदि इस सोशल मीडिया के जंजाल में फंस गए तो फिर मुझे नहीं लगता कि आपको कोई बाहर निकाल सकता है। तो ध्यान रखना, जो मैं बताऊं आपको वही पढ़ना है। मैंने जो आपका ये टॉपिक तैयार किया है ये बहुत ही सारगर्भित तरीके से आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्लस कांस्टेबल के लेवल को देखते हुए, प्लस पुराने पेपर को देखते हुए, और इसके अलावा मैंने ये जो देखा है ये आपके जो एग्जामिनर किस तरीके से क्वेश्चन बना सकता है उस लेवल पर। क्यों? क्योंकि ये जो आईपीसी आ जाता है ना, वहां पर पूरा लॉ आ जाता है, उस लॉ में नहीं घुसना आपने। क्लियर? तो राइट डाउन करो, मैं एक लिस्ट तैयार करता हूं आपके लिए। यह आपके सामने महिला अपराध व सजा के संबंध में एक मैंने ड्राफ्ट तैयार किया है, जिसको मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। महिला अपराध और आईपीसी की धारा और सजा। यदि हम ये कहें इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, तो सबसे महत्वपूर्ण बात ये धाराएं हैं। आपको धारा याद रखनी है, पहली बात तो ये। दूसरी बात, ये जो भी अपराध है इन अपराधों को आपने हल्का सा समझना है। ठीक है? ये अपराध है, इनके लिए ये बड़ी बड़ी सजाएं हैं, ध्यान रखना। ये कोई हमें लगता है छोटे अपराध है, ये छोटे अपराध नहीं है, ध्यान रखें, ये बड़े अपराध हैं। कभी खुद पर लेके देखते हैं ना, तब ये पता लगता है कि ये कितने बड़े अपराध हैं। समझ में आई मेरी बात सारी? तो अपने सामाजिक जीवन में भी आप इसे धारण करें। हर व्यक्ति को यह धारण करना चाहिए, उसका कर्तव्य है महिलाओं का सम्मान करना। ध्यान रखें। देखिए, अश्लील कार्य करना, गाने गाना, महिला के सामने यदि कोई अश्लील गाना गाता है, कोई अश्लील कार्य करता है, तो इस संबंध में उसे धारा 294 के तहत 3 महीने की सजा का प्रावधान है। 294, ये ध्यान रखना है आपने। कई होते हैं ना, महिला को देखते सिंगर बन जाते हैं, तो ऐसे सिंगर को धारा 294 के तहत 3 माह की सजा का एक प्राइज दिया गया है। इसको इस वे में समझिए आप। महिलाओं को गलत इशारे करता है तो धारा 509 के तहत उसे 3 वर्ष की सजा का प्रावधान है। क्लियर? रति क्रिया, देखिए रति क्रिया क्या है, पहले तो हम इसको समझते हैं, उसके बाद में हम धारा पढ़ते हैं। देखिए रति क्रिया क्या है, ये है महिलाओं का किसी भी स्थान पर स्नान करना, शौच करना, शौचालय शौच करना व अर्धवस्त्र पहनना। अर्धवस्त्र पहनना, महिलाओं का स्नान करना, शौच करना, इन सभी क्रियाओं को हम रति क्रिया कहते हैं। अब इन क्रियाओं के समय यदि कोई व्यक्ति इन्हें देखता है, कोई फब्तियां कसता है, इनको देखने का प्रयास करता है, क्लियर, तो यह अपराध माना जाएगा। धारा 354C के तहत, ध्यान रखिए यहां पर ये बातें आपने ध्यान रखनी है। किसके तहत? सी के तहत, 354C के तहत यहां जो सजा है आप गौर से देखिए। यदि ऐसा अपराध वो पहली बार करता है, अर्थात महिलाओं की रति क्रिया को वो देखने का प्रयास करता है और पहली बार करता है, तो 1 से 3 वर्ष की सजा है उसे। और यदि दूसरी बार करता हुआ पकड़ा जाता है तो 3 से 7 वर्ष की सजा का प्रावधान है। काफी कठोर सजाएं हैं, ध्यान रखें ये। और महिलाओं की रति क्रिया क्या होती है ये मैं आपको बता चुका हूं। पीछा करना, महिलाओं का पीछा करना, क्लियर, पीछा करना
धारा 354 डी, यहाँ डी है, के तहत 3 से 7 वर्ष की सजा का प्रावधान होता है। आपने देखा होगा कई कॉलेजों में होते हैं ना, कई आप कह सकते हो प्लेनेट टाइप के लोग जो कि घूमते रहते हैं वहाँ पर, और किसी भी महिला को वो घर तक रिसीव करके आते हैं, उनके लिए ये सज़ा है, ध्यान रखना। तो घर तक रिसीव नहीं करना है, ध्यान रखें, एक सामाजिक अपराध है। निवस्त्र करना, निवस्त्र करने के लिए जो सज़ा का प्रावधान है 354 बी के तहत 3 से 7 वर्ष की सज़ा का प्रावधान है। यौन उत्पीड़न करना, ये बहुत शब्द चर्चा में रहता है, यौन उत्पीड़न के मामले में पाया गया ये। अब यौन उत्पीड़न से संबंधित एक अभियान चला था, याद कीजिए, मी टू चला था ना, करूंगा बात उसकी मैं, सब तैयार है, टेंशन मत रखिए, लेकिन जो चीज़ जहां आएगी उसको हम वहीं बात करेंगे। तो मी टू अभियान का जो संबंध है वो यौन उत्पीड़न से संबंधित है। आपसे पूछा जा सकता है कि मी टू अभियान क्या है, किससे संबंधित है, तो महिलाओं के यौन उत्पीड़न से संबंधित है। अब आप देख लीजिए यौन उत्पीड़न और मी टू अभियान क्या था, कंपैरिजन करके देखिए। मी टू अभियान मैंने आपको कराया हुआ है बाकायदा। मी टू अभियान क्या था कि कभी महिला को दबाव में या कोई लालच देकर या उसको ब्लैकमेल करके उसका यौन शोषण किया गया, ये यौन उत्पीड़न होता है। जैसे आपने कई मामले सुने होंगे, तनुश्री दत्ता का मामला, एक में आलोकनाथ फंस गए थे, तो ऐसे कई मामले हमारे सामने आए थे, वो यौन उत्पीड़न के मामले होते हैं। क्लियर? 354 के तहत 3 से 7 वर्ष की सजा का प्रावधान होता है। और यहां मैं आपको बताना चाहूंगा, इसे आप कर दीजिए टिक, ये इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? मी टू अभियान के कारण ये इंपॉर्टेंट है। और मी टू अभियान मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि कितना चर्चा में रहा था, उससे को रिलेट करके ये ऐसे क्वेश्चन पूछता है। आइए, घरेलू हिंसा। घरेलू हिंसा में आप कह सकते हो जैसे दहेज के लिए परेशान करना, महिला को पैसे नहीं देना, मतलब महिला की आर्थिक स्थिति को कमजोर कर देना, ये घरेलू हिंसा के तहत आता है। ध्यान रखना, ये धारा 498A के तहत 3 वर्ष की सजा का प्रावधान है। यहां पर एक बात ध्यान रखना, जैसे घरेलू हिंसा की बात करें तो हम कह सकते हैं जैसे दहेज के लिए परेशान करना और आर्थिक कमजोर करना। आर्थिक कमजोर करने का मतलब ये होता है कि महिला को खर्चे के लिए पैसे नहीं देना। तभी देख लीजिए कई बार कोर्ट के आदेश आते हैं ना, इसे खर्चे के लिए इतना पैसा दिया जाए, ये भरपाई करेगा, इसके भरण पोषण के लिए इतना पैसा देगा ये व्यक्ति, वो इसके घरेलू हिंसा के तहत आता है। यहां एक बात आपको ध्यान रखनी है, यदि दहेज के कारण महिला की मृत्यु हो जाती है। अब मृत्यु के संबंध में ये है कि देखो, यदि उसने पति ने अपने पत्नी को मार दिया तो हत्या का मामला है। लेकिन ये हत्या का मामला सिद्ध ना होकर इस तरीके से हो जाए कि दहेज के कारण परेशान होने के कारण पत्नी मर गई या मारी गई, जो भी है, लेकिन प्रूव ना हो कि जैसे मार दिया तो हत्या है, फिर तो वो मर्डर का केस चलेगा। लेकिन दहेज के कारण यदि मृत्यु हो जाती है तो एक अलग सजा है, ध्यान रखना, नोट डाल के लिख दीजिए। दहेज के कारण मृत्यु होने पर आईपीसी की धारा 304 बी के तहत 7 वर्ष की सजा। अब देखिए, सजा के संबंध में यदि आप देखें, मैंने अभी कहा कि सजा पे क्वेश्चन बनने के थोड़े कम चांस है, लेकिन यदि आप चांस भी बनाओ तो 3-7 यही ज्यादा क्राइटेरिया है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना, दहेज के कारण मृत्यु हो गई, क्लियर, ध्यान रखना। लेकिन ध्यान रखना, यदि ये क्लियर हो जाता है कि पति ने पत्नी को मारा है, उसकी हत्या की है, फिर हत्या का मामला चलेगा, फिर ये 7 वर्ष वाली सजा वाला मामला नहीं है ये ध्यान रखना, ये क्लियर। अपहरण, यदि हम अपहरण कर देते हैं महिला का तो धारा 361 के तहत 7 वर्ष की सजा है, क्लियर। विवाह के लिए बाध्य करना, विवाह के लिए यदि हम बाध्य करते हैं, जैसे होता है ना कई बार, मुझे इससे विवाह करना है
और उसको हम बाध्य करते हैं कि तुम हमारे साथ विवाह करो, उसके लिए उसको हम किसी भी तरीके से परेशान करते हैं, उसका घर से निकलना दुर्भर हो जाता है, तो उस संबंध में धारा 366 के तहत 10 वर्ष की सजा का प्रावधान है। अवैध मानव व्यापार 370 के तहत 7 से 10 वर्ष की सजा का प्रावधान है। लगा दीजिए इसको टिक, ये इंपॉर्टेंट है। अवैध मानव व्यापार, जैसे अवैध मानव व्यापार का मतलब ये होता है महिलाओं को वेश्यावृत्ति के मामले में धकेलना, ये इसके अंदर आता है। अवैध मानव व्यापार में वेश्यावृत्ति में धकेल देना, जबरदस्ती यौन शोषण करना, ये सारा इसके अंदर आता है। क्लियर। तेजाब डालना, इसको भी टिक कीजिए, ये महत्वपूर्ण है। ये ऐसी कई घटनाएं घटित हुई है। अभी एक फिल्म भी आई थी, दीपिका की फिल्म थी छपाक फिल्म, वो तेजाब से ही संबंधित थी। तो धारा 326 AB के तहत 10 वर्ष या आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान है। तो ये कुछ मामले हैं महिलाओं के अपराध से संबंधित है। इसमें आपने एक तो ये अवैध मानव व्यापार, ये याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण है। तेजाब डालना ये, और एक यौन उत्पीड़न का मामला है जो कि मीटू अभियान से संबंधित है, ये आप ध्यान रखोगे। ये 3 तो आप बिल्कुल भी मत भूल जाना, और एक ज़्यादा से ज़्यादा यदि आप ध्यान रख सको तो घरेलू हिंसा को और ऐड कर लीजिए। इनको तो रट लेना अच्छी तरीके से। क्लियर। अब जो मैं 12वां अपराध लेकर आ रहा हूँ वो है रेप केस से संबंधित है। वो इन सब 11 पॉइंट से ही महत्वपूर्ण है। रेप केस के संबंध में क्वेश्चन इसलिए पूछा जा सकता है क्योंकि निर्भया कांड विश्व के सबसे जघन्य अपराधों में से एक था महिलाओं के संबंध में, और हाल फिलहाल आप जानते हो वो चर्चा में भी रहा था, और चर्चा में 2020 में ही चर्चा में रहा था फांसी के कारण। तो ये जो चर्चा में रहा था तो उसको कोरिलेट करके वो पूछता है। क्लियर। तो एक बार आप इसे राइट डाउन करो, उसके बाद मैं बलात्कार पर चर्चा करूंगा, रेप केस पर चर्चा करूंगा। नेक्स्ट लिखिए बलात्कार, रेप केस। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके लिए जो आईपीसी की धारा है, 2-3 धारा है, ध्यान रखना है आपने। 294, 375, 376, ये धाराएं हैं। इसके लिए जो सजा का प्रावधान है 7 वर्ष या आजीवन कारावास। ये जो 7 वर्ष है, आजीवन कारावास है, ये उस क्राइम की जघन्यता को देखकर किया जाएगा, कितना घातक है। हालांकि रेप अपने आप में ही एक घातक अपराध है, एक जघन्य अपराध है, लेकिन इसकी भी कुछ लिमिटेशन निर्धारित की हुई है कि 7 वर्ष कब, आजीवन कारावास कब। इतना लो पढ़ने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है, नॉर्मल आप ये ध्यान रखें। यहां पर आप एक शब्द देखते होंगे कई बार, गैंगरेप। गैंगरेप का नाम सुना होगा। निर्भया कांड क्या था? एक गैंगरेप ही तो था। आप कह सकते हो सामूहिक बलात्कार। सामूहिक बलात्कार, ये सामूहिक बलात्कार इसके लिए क्या है, ध्यान रखें। आईपीसी की धारा 376 के तहत आजीवन कारावास। अब आप मेरा मतलब आप समझ गए होंगे कि मैंने यहां पर 376 क्यों लिखा। ये आजीवन कारावास से संबंधित हो जाता है, तो ये थोड़ा जघन्य अपराध हो जाता है। लेकिन आप देखिए, निर्भया कांड भी एक सामूहिक बलात्कार था, गैंगरेप था, लेकिन उसके लिए फांसी की सजा हुई। उसके लिए जो कानून बना था वो बाद में बनाया गया कानून, और उनको फांसी हुई थी। ऐसा नहीं है कि यही है, उसकी जघन्यता को देखते हुए उसे फांसी की सजा भी दी जा सकती है।
तो ये कुछ बातें हैं बलात्कार के संबंध में, आपने इसी दायरे में रहकर अपने कंटेंट को याद रखना है। एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे होता है ना कई बार अश्लील मैसेज भेजना, इंटरनेट का उपयोग करके अश्लील चैटिंग करना और सोशल मीडिया पर महिला की अर्धनग्न तस्वीर डाल देना, उत्पीड़ित करना, साइबर क्राइम के मामले, मतलब साइबर से संबंधित जो मामले होते हैं, इंटरनेट के माध्यम से महिला को परेशान करना। एक लिखिए, इंटरनेट के माध्यम से महिला उत्पीड़न। आप कह सकते हो अश्लील मैसेज भेजना, भाई इधर उधर से कोई सिम ले ली, मैसेज भेजे जा रहा है, खुद के नाम से तो है नहीं। सोशल मीडिया पर तस्वीर वायरल करना। तो आप समझ गए होंगे कि ये किस तरीके का अपराध है, इसके तहत क्या सजा है। लिखिए, इसके लिए आईपीसी की धारा 66D के तहत 3 वर्ष की सजा है। क्लियर हुई? तो ये कुछ नई बातें हैं जो हमारे सामने उठी है, इनको आपने बहुत गंभीरता से लेना है, क्योंकि ये करंट है, क्योंकि 1947 में तो इंटरनेट का सिस्टम होता नहीं था। क्लियर? तो ये थोड़ा सी नई बातें हैं, और नई बातें एग्जामिनर की हमेशा पसंदीदा रही है। क्लियर? तो एक बार आप इसे राइट डाउन करो, उसके बाद हम अगली चर्चा करते हैं। हेडिंग डालिए, महिलाओं के अधिकार। अब मैं महिलाओं के अधिकारों पर चर्चा करूंगा। इनको कुछ स्पेशल अधिकार दिए गए हैं, हालांकि अन्य को भी ये अधिकार होते हैं, अन्य मतलब पुरुषों को भी अधिकार होते हैं, लेकिन इनको कुछ विशेष प्रकार के अधिकार है। मैं उन्हीं की ही बात करने जा रहा हूं। जैसे मैं कहूं गरिमा में जीवन जीने का अधिकार, ये पुरुषों को भी होता है, लेकिन आप इसमें लिख दीजिए पहला, गरिमा में व सम्मानपूर्वक जीने का अधिकार, ये सभी को होता है। तो आप इसमें अधिकारों को जानिए, और जहां क्वेश्चन बनेगा वहां मैं आपको बताऊंगा। दूसरा लिखिए, भ्रूण हत्या के खिलाफ अधिकार। भ्रूण हत्या के खिलाफ अधिकार, भ्रूण हत्या के खिलाफ अधिकार, इसको यदि मैं आपको बताऊं तो ये गर्भपात से संबंधित है। इसके संबंध में एक कानून भी है, उसकी चर्चा हम साइंस में करते भी हैं, लेकिन यहाँ भी अलग से चर्चा करूँगा, लेकिन वो अलग लेके चलेंगे। लेकिन यहाँ मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे किसी महिला को ससुराल पक्ष से या पीहर पक्ष से, आजकल दोनों पक्ष ही काफ़ी चर्चा में रहते हैं,
यदि महिला पर यह दबाव बनाया जाता है कि वह गर्भपात करवा ले तो इसके विरुद्ध वह शिकायत दर्ज करवा सकती है। ये उसको राइट्स होता है। एक बात यहां ध्यान रखना, एक दिवस है राष्ट्रीय बालिका दिवस। चौबीस जनवरी को, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, और आपके एग्जाम में ये आया भी हुआ है। 24 जनवरी को मनाया जाता है। ये क्या है? कन्या भ्रूण हत्या को रोकने से संबंधित है, इसके प्रति जागरूकता उत्पन्न करने से रिलेटेड है। एक लाइन लिख दीजिए, यह है कन्या भ्रूण हत्या के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने से है। मुफ्त कानूनी मदद का अधिकार, ये लगभग सभी को ही प्राप्त होता है, पुरुषों को भी प्राप्त होता है। अपने पढ़ते हैं ना, निशुल्क विधिक सहायता, कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ा भी था। नाम ना छापने का अधिकार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और अलग है। ये महिलाओं को है, नाम ना छापने का अधिकार। जैसे कोई भी अपराध होता है, चाहे महिला उस अपराध में लिप्त होती है, तो उस अपराध के संबंध में उसको नाम नहीं छापने का अधिकार होता है। आप कह सकते हो कि मेरा नाम नहीं छापा जाए। तभी आपने देखा होगा जो भी कई घटनाएं घटित होती है, चाहे आप वेश्यावृत्ति के मामले में भी देख लीजिए, तो नीचे ऐसे नाम लिखा होता है कि ये महिला पकड़ी गई, नीचे लिखते काल्पनिक नाम। ठीक है, तो नाम नहीं छापने का अधिकार महिला को होता है, महिला के पास है, ये इसको महिला को प्राप्त है। इसके अलावा सबसे बड़े एग्जाम्पल की बात करें, निर्भया कांड, उसको निर्भया नाम दिया गया, लेकिन वास्तव में उसका नाम निर्भया नहीं था। क्लियर? तो वो नाम छुपाया जा सकता है, ये राइट्स महिला के पास होता है। ठीक है, पांचवा लिखिए, रात को गिरफ्तार नहीं करने का अधिकार। रात को गिरफ्तार नहीं कर सकते महिला को, नाइट में गिरफ्तार नहीं कर सकते, सुबह गिरफ्तार करना पड़ेगा। और महिला पुलिस उसे गिरफ्तार कर सकती है, महिला पुलिस उसकी तलाशी ले सकती है। जिस जेल में उसे रखा जाएगा वहां महिला पुलिस का होना बहुत जरूरी है। ये सब बातें हैं। कभी आपने एक अमिताभ बच्चन की फिल्म है सूर्यवंशम, मेरे हिसाब से सभी ने देखा होगा और लगभग हर दिन आती है वो। खैर जो भी है, सूर्यवंशम फिल्म में आप शुरू के सीन में आपको ये स्थिति मिल जाएगी। उसमें जो अमिताभ बच्चन है, महिलाओं के अधिकारों के बारे में पूरा आईपीसी शब्द इस्तेमाल कर बोलता है कि आईपीसी की धारा इसके तहत ये, इसके तहत ये। हालांकि वहां तक जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप सिर्फ इतना ध्यान रखिए, रात को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। छठा लिखिए, संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार, इसको लगा दीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये करंट में भी चर्चा में रहा, अभी अगस्त 2020 में ही चर्चा में रहा था ये, इसकी हम बात करेंगे। क्लियर? तो एक बार आप इसे राइट डाउन करो, उसके बाद मैं संपत्ति के अधिकार पर चर्चा करना चाहूंगा। संपत्ति के अधिकार की बात करें तो हमें सबसे पहले जानना पड़ेगा हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम।
हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, इसको जानना पड़ेगा। तो हम संपत्ति से के संबंध में महिला के क्या राइट्स है उसको हम जान सकते हैं। तो इसके नीचे लिखना आप, मैं यहां लिख रहा हूं, लिखिए संबंधित अधिनियम, एक्ट बोलते हैं इसको इंग्लिश में, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम। नाइनटीन 56 हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। तो ध्यान रखें, पहला क्वेश्चन तो यही बन गया कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम सबसे पहले कब बना था। तो सबसे पहले बना था ये 1956 में। 1956 में ये अधिकार बना था, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम। अब देखिए इसमें क्या बात कही गई है, आइए। इसके तहत पुत्रियों को, मतलब बेटियां, पुत्रियों को पिता की संपत्ति में अधिकार नहीं दिया गया था। पिता की संपत्ति में अधिकार नहीं दिया गया था। समझ में आई बात सारी। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 ये कहता है कि जो पुत्रियां हैं उनको पिता की संपत्ति में कोई अधिकार नहीं है, ये बात कही गई। इसके बाद में इस अधिनियम में संशोधन हुआ 2005 में, ध्यान रखना 2005 में संशोधन हुआ, जिसको आप कई बार ऐसे पढ़ते हो, हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005। तो कई अंदाजा इस तरीके से लगा लेते हैं कि 2005 में बना था। 2005 में नहीं बना, ये ध्यान रखना, 1956 में बन गया था। इसमें तो संशोधन किया गया था, अमेंडमेंट किया गया था, बदला गया था। अब इसमें क्या बदला गया, संशोधन के तहत क्या कहा गया, इसके तहत पुत्रियों को पिता की संपत्ति में बराबर अधिकार दिया गया। बराबर अधिकार दिया गया। यहां पर बराबर अधिकार दिया गया, जैसे पिता के पास यदि 50 बीघा जमीन है और उसके 3 पुत्रियां हैं और 2 पुत्र हैं, तो 1956 के तहत तो वो जो संपत्ति है पुत्रों में बढ़ती, 25-25 बीघा आ जाती। लेकिन 2005 में जो संशोधन किया गया उसके तहत अब वो 5 भागों में बंटेगी, मतलब उसमें पुत्रियां भी शामिल होगी, 10-10 बीघा सभी को मिलेगी। इसके कहने का मतलब ये है। लेकिन यहां पर क्या हो गया, एक विवाद पैदा हो गया। विवाद पैदा ये हो गया, विवाद ये कहा गया कि पिता की मृत्यु यदि 2005 से पहले हुई है, पिता की मृत्यु यदि इस संशोधन से पहले हुई है, तो पुत्रियों को संपत्ति में समान अधिकार नहीं मिलेगा। यह विवाद पैदा हो गया। अलग अलग कोर्ट ने अलग अलग बात कही गई और इसका निवारण करने में काफी समय भी लग गया और इसका निवारण हुआ 15 साल बाद। और अभी सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त 2020 को इस संबंध में नीट एंड क्लियर बात कही गई है कि पिता की मृत्यु चाहे कभी भी हो जाए, पुत्री को समान अधिकार है संपत्ति में। ध्यान रखना, पिता की मृत्यु का इस एक्ट से कोई लेना देना नहीं है। पिता की मृत्यु चाहे 2005 से पहले हुई हो, चाहे 2005 के बाद में हुई हो, इस एक्ट के लागू होते ही पुत्री जो है जन्म से संपत्ति की अधिकार है, समान अधिकार रखती है। तो एक बात लिखिए, विवाद। पिता की मृत्यु यदि 2005 से
पहले हो चुकी है तो पिता की संपत्ति में पुत्री का अधिकार है या नहीं, ये विवाद पैदा हुआ, कई केस लगे। तो इसका जो विवाद का जो निवारण किया गया सुप्रीम कोर्ट की व्याख्या के द्वारा, और सुप्रीम कोर्ट ने जो इसको एक्सप्लेन किया है, ये करंट है, 11 अगस्त 2020 को अभी किया है। और सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट कहा है कि पिता की मृत्यु का इस एक्ट से कोई संबंध नहीं है। पिता की मृत्यु का संबंध इस एक्ट से नहीं है। क्लियर? ये आप समझ गए होंगे कि पिता की मृत्यु चाहे 2005 से पहले हुई हो चाहे 2005 के बाद में हुई हो, इसका इससे कोई अर्थ नहीं निकलता है, कोई प्रावधान नहीं है। पुत्री को जन्म से ही पिता की संपत्ति में बराबर हिस्सेदारी मिलेगी। और ये कब बना एक्ट? 2005 में। आपसे मैं क्वेश्चन पूछूं, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम सबसे पहले कब बना था? 56 में। संशोधन कब किया गया? 2005 में। क्लियर? ये एक्सप्लेन है, ध्यान रखना, संशोधन नहीं है, इसको बताया है। कहने का मतलब है कि लोगों को समझ में नहीं आया, सुप्रीम कोर्ट ने समझाया है। क्लियर हुई बात सारी? तो एक बार आप इसे राइट डाउन कर लीजिए। तो दोस्तों, आज हमने महिला और बाल अपराध के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बातें की। यह इसका पार्ट फर्स्ट है। इसके अगले पार्ट में हम अन्य चर्चाएं करेंगे। ये लेक्चर यदि आपको पसंद आया हो तो आप इसे सोशल मीडिया पर शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं जो राजस्थान कांस्टेबल या अन्य प्रकार की जो एग्ज़ाम दे रहे हैं, जैसे एसएससी हो गया, एनटीपीसी हो गया, उनको ये बताएं ताकि वो भी इस टॉपिक को भली भांति समझ सके और सोशल मीडिया पर इस टॉपिक के बारे में जो भ्रमित करने वाले कंटेंट दिए जा रहे हैं उनसे वो निपट सके। तो दोस्तों, इजाज़त दीजिए। आप सभी को मेरा नमस्कार।